चलो बच्चों ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। हेडिंग डालो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो बेटा देखो, इट इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। इट इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। बच्चों ये किसी कर्व के अंदर का एरिया कितना होगा उसको निकालने के लिए काम में आता है। इट इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बायो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिजिक्स स्टूडेंट के जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। ट्वेल्थ में इसके कुल मिला जुला के 8 9 10 चैप्टर कम से कम आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो जो मैथ लेंगे उनके लिए है। बाकी फिजिक्स में कुछ बेसिक बातचीत हमको करना होगा। तो जैसे बच्चों देखो, इंटीग्रेशन के पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूला है और फिर उसके बाद कुछ रूल है जो आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिजिक्स में ज्यादा फॉर्मूले आपको काम मतलब ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन इतना बोल सकता हूं बच्चों की इट विल बी द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बेटा इसका फॉर्मूला होगा x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ये सी क्या है मैं आगे बताऊंगा। सी को कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सी को क्या कहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों कहते हैं आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। x टू द पावर n प्लस वन और यहाँ पे n प्लस वन प्लस सी। जैसे मैं अगर बोलूं बेटा एग्जांपल इसका कि अगर मैं बोलूं आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर dx का, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा n की वैल्यू कितनी है 2, इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी, मतलब इसमें पावर ऐड कर देना है और जो पावर ऐड करने के बाद आया उसी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब जैसे मैं इसी में बोलूं बच्चों इंटीग्रेशन करना है आपको, दूसरा इसमें याद रखो इंटीग्रेशन करना है 1/x² का, कर लोगे, करके बताओ कितना आएगा 1/x² का इंटीग्रेशन। प्लस सी 1/x² का इंटीग्रेशन। सी पावर माइनस 2 x की पावर -1/-1। करेक्ट बेटा, इसको क्या लिखोगे पहले, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट तो करो x की पावर -2 dx, फिर पावर को ऐड करो तो कितना आएगा x टू द पावर -1 अपॉन -1 है तो माइनस आगे लगा लो प्लस सी। तो इसको क्या लिख सकते हो -1/x प्लस सी। बेटा x टू द पावर -1 को 1/x लिख सकते हो कि नहीं, तो 1/x प्लस सी -1/x प्लस सी। समझ में आ रहा है। और इसका एग्जांपल अगर केवल 1 dx है, कुछ भी नहीं है केवल 1 है, 1 dx है, तो इसका मतलब क्या समझोगे x का पावर 0। बच्चों x का पावर 0 समझोगे तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन बताओ। बेटा x/2 क्या आएगा, x का पावर 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 1 ही आएगा ना। 2 क्यों बेटा, 0 प्लस 1 कितना आएगा, x 80, हाँ x प्लस सी।
समझ में आ रहा है? ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है बच्चों। जैसे अगर मान लो, चलो पहले इतना बच्चों ये समझ रहा, पहला ये फॉर्मूला फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो खासकर अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ये फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, इसी वजह से स्टूडेंट। अगला ध्यान दो, जैसे आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं, तो बच्चों cos x dx, इसका अच्छा बताओ किसका डिफरेंशिएशन cos x आता है? किसका डिफरेंशिएशन आता है? sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? sin x आएगा। तो इसका आंसर आएगा sin x प्लस c। ठीक है। तीसरा, अगर मान लो sin x dx है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x प्लस सी, माइनस cos x प्लस सी। अगर मान लो sec स्क्वायर x dx है, sec स्क्वायर x, तो इसका कितना आएगा? tan x प्लस सी। देखो समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? अगर cosec स्क्वायर x है, देखो इसीलिए बोला डिफरेंशिएशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। cosec स्क्वायर x dx कितना होगा? cot x प्लस, समझ में? हाँ माइनस cot x प्लस 6। अगर हम बात करें 1/x dx, बताओ क्या होगा? 1/x dx, 1/x किसका होता है डिफरेंशिएशन? किसका होता है? log का। तो ये जाएगा log x प्लस सी, log x प्लस सी। समझ में आ रहा है? फिर अगर मैं बात करूं बच्चों e टू द पावर x dx, तो ये कितना आएगा? e की पावर x प्लस सी। ठीक है। देखो जो फिजिक्स में काम आएगा उतना ही मैं बताऊंगा। इसका tan x का भी होता है log sec x करके, cosec x का भी होता है माइनस log sin x करके, लेकिन वो सब हम लोग उतना आगे नहीं, जो फिजिक्स में हमें काम आएगा वो हम बताएंगे। log sec x प्लस सी। देखो इधर, अब हम बात करते हैं बच्चों एक और, याद रखो कुछ स्टैंडर्ड इसका 1 माइनस अंडर रूट 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका होता है साइन इनवर्स x। इनवर्स फंक्शन आप लोग पढ़ रहे हैं? इनवर्स पढ़ रहे हो ना? अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ोगे, बस अभी धैर्य देके समझना। ये साइन इनवर्स x प्लस सी होता है। अब इसी में अगर ऐसे हो जाए, ये फॉर्मूला हम लोग याद करेंगे एसएचएम में, इसीलिए मैं जो फिजिक्स में काम आएगा वही मैं लिखवा रहा हूं जानबूझ के। ये फॉर्मूला हम लोग एसएचएम में याद करेंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स 1 की जगह ए स्क्वायर आ गया, ए कोई कांस्टेंट है, तो जगह साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? इससे और भी इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे cosec x का भी है, sec x का भी है, tan x का भी है, log x का भी, मतलब tan x का भी है, cot x का भी है। ठीक है, जैसे अभी अभी देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी है, 1/a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का भी है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन फिजिक्स के लिए हमें इतना ही काफी है जो मैंने आपको बताया अभी, इतना, लेकिन आपको अच्छे से आना चाहिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब इसके हम लोग ये फॉर्मूले याद हो गए, अब रूल्स किए जाए, इसके रूल्स करें हम लोग। बाकी जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा है उसका उल्टा इंटीग्रेशन में होगा, जो उसका रिजल्ट आता है उसी का इंटीग्रेशन जो करोगे तो उसका प्रोडक्ट आएगा, मतलब जो आपका शुरू में जिसका डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है।
जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होगा, ठीक है ना, उसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन वाला चीज आ जाएगा जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, रूल्स करते हैं। रूल्स, कुछ रूल्स, छोटे छोटे रूल्स। ऐसे पहला ट्रिग्नोमेट्री लेके शुरू करेंगे। तो जैसे बच्चों इसमें अगर ऐसा, मैं डायरेक्ट आपको लेके अगर डायरेक्ट बता रहा हूं बच्चों, फंक्शन लेके अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 का dx, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर प्लस करते तो कोई असर नहीं होता था, यहां भी प्लस करोगे तो कोई असर नहीं होगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस सी। बता रहे समझ में। और इसका एग्जांपल देखो, जैसे इसी का एग्जांपल, इसी का बी पार्ट देखो। जैसे मैं अगर बोलता हूं बच्चों x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx है, तो क्या करोगे, पावर एक बढ़ा देना है, फिर उसी से डिवाइड कर देना है। तो इसका कितना का x प्लस 2 का क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, इसे चेन रूल के चक्कर मत करना। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब कांस्टेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला यहां भी नहीं है। समझ आ रहा है बच्चों, कुछ भी करोगे। जैसे अगर मैं बोलूं सी पार्ट, जैसे बोले इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx, तो कितना होगा इसका, इसका होगा लॉग एक्स प्लस 3 प्लस सी। पहला रूल क्लियर है, मतलब कुछ कांस्टेंट अगर ऐड करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब्ट्रैक्ट करो तो भी नहीं। बेटा चाहो तो प्लस माइनस दोनों लगा सकते हो, जैसे ऐसा नहीं कि मैंने प्लस लगाया तो ये अभी पूछ रहा है कि माइनस है, यहां अगर प्लस माइनस दोनों लगा दो, जो साइन रहेगा वो साइन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे यहाँ प्लस माइनस दोनों हो, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो तो यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों बात सेम, प्लस रहे या माइनस रहे दोनों रहे। पहला रूल क्लियर। दूसरा देखो, जैसे अगर बच्चों मैंने कहा कि साइन 2x है, मतलब अब की बार x के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कुछ 2x, तो वहां क्या होता था, 2 आगे भी आता था, ठीक है ना, यहाँ 2 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले इसका इंटीग्रेशन देखो आएगा cos 2x, क्योंकि साइन x का cos x होता है माइनस में, अपॉन 2 प्लस सी, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। समझ में आ रहा है बच्चों। इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा एग्जांपल देखो b, अगर मैं करता हूं इंटीग्रेट 2x 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, 2x क्यूब अपॉन 3, आगे गलत, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड भी तो करोगे, प्लस सी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। इसका तीसरा एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं कहता हूं 3x प्लस 6 का होल स्क्वायर या होल क्यूब ले लो, क्या होगा बताओ, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत बच्चों।
2x प्लस 3 dx। बताओ फटाफट इसका। वन बाई एक्स, पहले देखो, वन बाई एक्स का क्या होता है, लॉग होता है ना। बोलो बेटा, लॉग 2x प्लस 3 अपॉन अपॉन, इसमें हमेशा नीचे आता है, ठीक है, अपॉन 2। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा जो वैल्यू हो उससे डिवाइड कर दो, मतलब जो इसमें मल्टीप्लाई में हो उससे डिवाइड कर दो। e की पावर 2x dx। बोलो बेटा, e की पावर 2x अपॉन 2। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई में है ना प्लस सी, अब सी e का पावर x रहता तो वही हो जाता। किसी कोई डाउट इसमें बताओ। बच्चों ठीक है, कहाँ पे एक्सप्रेशन है। अरे बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन थोड़ी है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। यहाँ x का पावर समथिंग थोड़ी है, कांस्टेंट का पावर x है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ ना। समझ में आ रहा है ये क्या पूछ रहा था, क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो बच्चों, तीसरा रूल कि जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, प्लस माइनस, पहले प्लस का कर लो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसे करना है। तो क्या करोगे, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब समझोगे दोनों को अलग अलग, तो दोनों का अलग अलग कितना देगा, साइन एक्स dx प्लस कॉस एक्स dx। इसको प्लस के पॉइंट के बाद तोड़ लोगे, अगर दो अलग अलग फंक्शन है तब, और वो प्लस माइनस से कनेक्टेड है तब कर लोगे आराम से फिर। नहीं केवल सी, एक ही लगता है arbitrary। एक ही लगता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसका करके दिखाओ मुझे। माइनस, ठीक है बेटा हंसी आए, चलो बताओ नेक्स्ट।
log x square upon 2 ये लॉग क्यों आएगा यहाँ पे? क्या 1/x है क्या यहाँ पे? तो अलग अलग करके लिखना हाँ तो अलग अलग करके लिखते हैं। अलग अलग करके लिखोगे तो यहाँ क्या आएगा? 1/x² dx माइनस 1/x³ dx। तो ये x⁻⁻2 हो जाएगा। लॉग क्यों लगाओगे यहाँ पे? 1/x रहता तब तो लॉग लगाते ना। x⁻⁻2 कितना आएगा बेटा आंसर का बताओ? -1/x प्लस 2/2 नहीं, 2 नहीं होगा। अच्छा -1/x प्लस 2/x² प्लस c। कैसे? इसमें पर 2 ऊपर क्यों आया 2 जो नीचे है ना अच्छा हाँ, 2x स्क्वायर माइनस माइनस नीचे आएगा। ये समझ में आएगा कैसे? 1/x³ का कंफ्यूजन है क्या? 1/x³ dx है तो x⁻³ dx होगा ना, तो +1 करोगे तो हो जाएगा x माइनस x⁻² अपॉन -2, तो -1/2x², तो हो जाएगा +1/2x² प्लस c। क्लियर है? प्लस माइनस रहेगा उसको स्प्लिट कर देना है, बीच के टर्म से उसको स्प्लिट कर देना है, प्लस माइनस रहे उसको स्प्लिट कर देना है, मल्टीप्लाई में रहे आगे कर देना है। ठीक है, एक बात और, जैसे मान लो कौन सा रूल, कौन सा नंबर हुआ? चौथा चौथा। अब ऐसे मान लो है 4x+2 का होल स्क्वायर या 4x+2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो जब नंबर आगे मल्टीप्लाई हो तो उसको सीधा हम लोग इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट अगर हो तो इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। कांस्टेंट अगर आगे मल्टीप्लाई हो या पीछे मल्टीप्लाई हो, वो मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर कर दो। तो इसका कितना का 4x+2 का होल क्यूब बाई 3 प्लस, इसका दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे आ जाए 2 sin x dx, सिंपल एक ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इस 2 को क्या करोगे? इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हो, मतलब उसको इंटीग्रेशन के बाहर आप निकाल सकते हो, लेकिन बाहर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये? -2 cos x। समझ में आ रहा है? सी देखो, टू बाहर ले लो, 2x का होल क्यूब आएगा, तो कितना होगा? 2 इंटू 2x का होल, 2x का पावर 4/2। नहीं 2 आएगा, 4 क्यों? अच्छा अच्छा हाँ 4 भी आएगा।
इंटू 4 भी आएगा। अब ठीक है, क्या हुआ आंसर? Then 4x to the power 4 plus 3. बेटा 4 आया ना, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई भी है ना, तो रूल पिछला याद करो, पीछे वो भी रूल आ गया ना। हाँ एक्सपैंड करके किया होगा, लेकिन रूल सीखने की बात है, आंसर वही आएगा, लेकिन सीखने की बात है बस। तुमने एक्सपैंड कर दिया होगा ना, इसको एक खोल के तुमने बाहर ले लिया होगा सीधे, नहीं किया है ना, आंसर सेम आएगा, कोई बात नहीं, सॉल्व करोगे आंसर वही आएगा। समझ में आ रहा है? बताओ। 2e e की पावर 3x, Going to the power 3x upon 3 plus 2 बाहर ले लो, e का पावर 3x का पता ही है, ये हो जाएगा 2 इंटू ई का पावर 3x अपॉन 3 प्लस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? x की कोई कांस्टेंट है जो हम वहां पे 0 कर देते हैं। अरे हम बताएंगे अभी, चिंता मत करो, अभी हम एक एग्जांपल इंटीग्रेशन सीख लो, इसके चक्कर में पढ़ेंगे तो वो छूट जाएगा। मैं बताऊंगा ये सी का क्या मतलब है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है ना जो वेरिएबल हो और ना जो कांस्टेंट हो। जैसे एक होता है पाई, पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू हर जगह सेम है। एक है जैसे ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हर जगह सेम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सी की वैल्यू, सी को आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, मतलब ये वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच वाला है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू एक बार हो गई तो फिर दोबारा चेंज नहीं होगी। मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक बार इसने वैल्यू ले लिया तो उस वैल्यू को आप दोबारा पूरे क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कांस्टेंट भी है। क्योंकि एक बार वैल्यू ले लिया तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, लेकिन इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक बार ले लिया तो दोबारा, इसीलिए उसको बोलते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का एक लिंक है। समझ में आ रहा है बात? तो मैं बोलो आगे और समझ में आएगा। सीख, वैसे इससे आपको मैथ का एक सीख लेना चाहिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन को भी बात डायरेक्ट आता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक बार फिक्स हो जाए तो पूरे क्वेश्चन में फिक्स रहती है, उसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छा देखो बच्चों, पांचवा हो गया, पांचवा करना है ना, इसमें प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो जैसे मान लो दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स और दूसरा है जी एक्स इंटू डी एक्स। दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स, दूसरा है जी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है बच्चों? देखो, पहले वाले को जैसे का तैसा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, पहले वाले को दूसरे का जैसे का तैसा, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन माइनस, थोड़ा ध्यान से रुक जाओ, अब रुक जाओ यहां पे, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, अब रुक जाओ, लिखना मत अभी, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, सॉरी पहले वाले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। अब ये जो आया फिर उसका इंटीग्रेशन। पहला ये, इसको क्लियर करो, पहले वाला जैसे कहता था, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। तो देखो, जिसका एक बार इंटीग्रेशन होता है उसका दूसरी बार भी इंटीग्रेशन ही होता है, और जिसको पहले जैसे का तैसा रखा था उसको बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे इसको जैसे का तैसा रखा था, यहां इसको डिफरेंशिएट किया, और जिसका इंटीग्रेशन वहां था उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, फिर जो आया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, नोट करो, फिर बताता हूं, एग्जाम्पल लेके करेंगे इसका। इसके क्वेश्चन दो दो पेज तक जाते हैं, उससे भी ज्यादा।
ठीक है ना। फिजिक्स में बहुत रेयर है कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें एक रूल होता है, इसको कहते हैं आई लेट रूल। कौन सा रूल? आई लेट रूल। सुनो ध्यान से इधर बच्चों, ऐसा होगा ना कि दो फंक्शन है, तो इसमें देखो एक का डिफरेंशिएशन करना और एक को जैसे का एक बार एक जैसे का तैसे रखना है, दूसरी बार उसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन। लेकिन दूसरा वाला जो फंक्शन है उसका एक बार इंटीग्रेशन और दूसरी बार भी इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है। जैसे इंटीग्रेशन तो मैं आपको बहुत संभल संभल के बता रहा था, ऐसे भी फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, या ऐसे भी मतलब बहुत ट्रिकी जिसमें खूब लॉजिक लगता है। डिफरेंशिएशन आसान होता है, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। हम तो बहुत सिंपल सिंपल आपको कराए कि आप फटाफट इंटीग्रेशन कर ले रहे थे। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं ना, कि ये आइलेट रूल क्या बताता है? आइलेट रूल बताता है प्रेफरेंशियल ऑर्डर, कि किसको एफ एक्स मानना चाहिए और किसको जी एक्स मानना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखो जो नीचे होता है उसका इंटीग्रेशन आसान होता है, और जो ऊपर होता है उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है। तो नीचे से ऊपर जाओगे तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता जाएगा। तो अगर मुझे चॉइस मिलेगी दो फंक्शन में, तो ये आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स फंक्शन, जैसे tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। एल का मतलब क्या है? लॉग लॉग फंक्शन या लोगरिथमिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब क्या है? अल्जेब्रिक फंक्शन। ए का मतलब क्या है? अल्जेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब क्या है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने पर इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन डिफिकल्टी इंटीग्रेशन डिफिकल्टी इंक्रीजेस। तो ऊपर जो होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएशन मानेंगे, उसको एफ एक्स मानेंगे, और नीचे जो होगा उसको हम जी एक्स मानेंगे। तो जो नीचे होंगे उनको जी एक्स माना जाएगा, और जो ऊपर होंगे उनको एफ एक्स माना जाएगा। ठीक है, जो नीचे होंगे उनको जी एक्स, और जो ऊपर होंगे उनको एफ एक्स माना जाएगा। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। ठीक है, क्योंकि जी एक्स वाले का हमेशा इंटीग्रेशन करना है, तो उनको जो नीचे होंगे उनको जी एक्स मानेंगे, और एफ एक्स वालों का हमेशा या तो एक बार ऐसे ही रखना है, एक बार डिफरेंशिएशन, तो उनको ऊपर वाला। समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया ना। एक ही क्वेश्चन कराएंगे इस पे। जैसे एक्स साइन एक्स है, तो बताओ इसमें कौन कौन से फंक्शन है? एक है अल्जेब्रिक एक्स, और साइन एक्स कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो बताओ इसमें मुझे किसको मानोगे जी एक्स, किसको मानोगे एफ एक्स? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक को जी एक्स और एक्स को एफ एक्स। सॉल्व करो। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, पता है ना? हाँ, तो पहले तो एक्स बाहर आ जाएगा, हाँ पहले एक्स बाहर आएगा, फिर इधर साइन है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। सी लगेगा, तो सी होगी लास्ट में, एकदम लास्ट में सी लगाना है, एकदम लास्ट में, हर जगह लगाने की जरूरत नहीं। तो जो इसमें इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन होता है, इसमें भी सेम ही लगेगा। नहीं, एक ही लगाना लास्ट में। तो जैसे 1 प्लस cos x है, उसका इंटीग्रेशन होगा। बेटा वन वन प्लस का है, मल्टीप्लाई में था ना, इनटू में है बेटा।
सर माइनस cos x का क्या होगा? तो माइनस बाहर निकाल दो, cos x का पता है ना आपको। cos x is by देखो अगर माइनस cos x आ रहा है इंटीग्रेशन में, cos x dx, तो इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस cos x dx, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस कांस्टेंट -1 है ऐसा समझ लो। sin x हो गया सर। ठीक है, हो गया, सबका हो गया, कर लेने तो सबको, फिर बताता हूँ, दिखाओ। ठीक है, आगे बेटा। हाँ मैं करा रहा हूँ। अच्छा बताओ, इसको fx किसको माना है? sin x आज ही बताओ किसको माना है fx? x को। क्या हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन को मानोगे ना तुमने भी तो वही माना है। तो पहले क्या करते थे, fx को जैसे का तैसा, तो x को जैसे का तैसा रख दो, gx का इंटीग्रेशन तो यानी sin x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, फिर बड़ा सा ब्रैकेट, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू दूसरे वाले का फिर साइन एक्स dx ब्रैकेट क्लोज, फिर dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, साइन एक्स का कितना आया माइनस कॉस एक्स, और ये कितना होगा dx, तो 1 इंटू माइनस कॉस एक्स ही आएगा, हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, इस माइनस को बाहर ले लो, हो जाएगा प्लस कॉस एक्स dx। बेटा 1 इंटू माइनस कॉस एक्स आएगा ना, कॉस एक्स बाहर लो, कॉस एक्स dx, तो यहां से कितना हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स प्लस सी। हाँ नहीं बस, क्यों? अरे रुको, अभी जा कहाँ रहे हो? हाँ पढ़ लिया, लिख लिया, इसको एक बार लिख लो। फिजिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इसको यूज नहीं करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में, या इसको ना के बराबर ही इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत चिंता की बात नहीं है, जिसको नहीं समझ में आगे समझ में। सुनो बच्चों, अब हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की थोड़ी सी बात बताते हैं। चलो, एक फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। अगर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x और 2x दोनों का क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 2x 2x आएगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन f डैश x जो है वो 2x आया, और इसका भी g डैश x, मतलब डिफरेंशिएशन कितना आया 2x। तो 2x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये मिलने चाहिए। तो ऐसे तो और भी हो सकते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6, कुछ भी हो सकते थे कि नहीं। तो अब 2x का इंटीग्रेशन करो तो इनमें से कुछ मिलना चाहिए। तो 2x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? करना जरा इंटीग्रेशन 2x का, 2 बाहर कर लो, कितना आएगा x dx का कितना होता है x स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, तो 2 पहले से बाहर था, प्लस सी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये क्या बोलता है आपसे कि इस 2x के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर सी, अब सी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो। हाँ, तो इसीलिए इंटीग्रेशन कहता है कि मैं सॉल्यूशन तो दे रहा हूं लेकिन ये कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं।
देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन है, रियल नंबर या मतलब रियल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा, रियल कांस्टेंट। रियल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सबका इंटीग्रेशन यही आएगा कि नहीं? तो सबका अगर डिफरेंशिएशन यही आएगा तो इसका इंटीग्रेशन करने पे भी तो सब मिलने चाहिए कि नहीं? तो इसीलिए सी आता है। और ये कहता है कि सी अपने मर्जी से डाल लो, लेकिन एक बार जो डाल दोगे फिर चेंज नहीं होगा। जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 2 डाल दिया तो अब फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही रहेगा, आप बदलने का चॉइस नहीं है आपको। इसलिए इसका नाम क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एक बार आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक बार पुट हो गया तो दोबारा चेंज नहीं होगा। यहाँ बैक स्पेस नहीं, समझ रहे हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू? बच्चों अभी तक जो आपने इंटीग्रेशन किया उस इंटीग्रेशन को कहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? इनडेफिनिट। क्योंकि बच्चा इसका जो सॉल्यूशन मिला वो फिक्स नहीं मिला ना। अरे फिक्स सॉल्यूशन कहां मिला? सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं सी की वैल्यू? तो ये इनडेफिनिट सॉल्यूशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो अभी तक जो इंटीग्रेशन किया उसका नाम क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब हम आपको बताएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? डेफिनिट। डिफ्रैक्टिव। बच्चों इससे ऊपर तक अभी आपने जो किया वो था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि सी की वैल्यू फिक्स नहीं थी। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ तो बस बता रहा हूं कि ऊपर वाला। अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। और फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर डेफिनिट का ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्योंकि उसके बिना ये नहीं पढ़ सकते थे, मजबूरी थी। ये सीढ़ी है, एक के बाद दूसरी चढ़नी पड़ती है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है? तो जैसे बच्चों मैं एक लिख के दिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन ही डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई अब डिफिकल्टी नहीं है। बस ऐसे मान लो एक्स स्क्वायर डीएक्स, क्या है? एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो यहां लग जाती है लिमिट। जैसे यहां मैंने लिमिट लगा दिया 2 to 4, लिमिट क्या लगा दिया? 2 to 4। तो बच्चों ये क्या मैंने बताया था? इंटीग्रेशन क्या करता है? एरिया अंडर द कर्व निकालता है, निकालता है ना। तो मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह है। अब इसके अंदर मान लो ये आपको बताना पड़ेगा ना कि एरिया अंडर द कर्व निकालो, तो कहां से कहां तक निकालो? तो मान लो आपकी इच्छा हुई कि ए से बी तक निकालो, केवल ये वाला एरिया निकालो। तो ये ए की वैल्यू यहां डाल दोगे और बी की वैल्यू ऊपर डाल दोगे। ये बताता है कि इंटीग्रेशन आपको स्टार्ट कहां से करना है और खत्म कहां पे करना है। नीचे स्टार्ट ऊपर हाँ, तो नीचे वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ऊपर वाला एंडिंग पॉइंट। ठीक है ना? इंटीग्रेशन बताता है कि कहां से। तो बेटा ये फिक्स आएगा, तो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो सुन लो एक बार, फिर आराम से करना। देखो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन आता है ना, क्या होगा इसका? एक्स क्यूब अपॉन 3। अब इसको ऐसे लिख लो, सी नहीं, अब ऐसे ब्रैकेट बना दो, ऐसे ब्रैकेट बना दो। अब ऐसे नीचे लिख दो 2, ऊपर लिख दो 4। लिख दिया। अब क्या करो, ध्यान से देखना। इसके बाद पहले ऊपर वाली वैल्यू डालो, 4 क्यूब अपॉन 3। एक्स की जगह क्या डाल दिया? 4। फिर माइनस साइन लगाओ, फिर नीचे वाली वैल्यू डालो। अब ये जो भी आएगा वही आंसर है। हाँ, तो 1/3 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 माइनस 8 कितना आएगा? हाँ, तो आएगा 56। तो आएगा 56/3। ये इसका आंसर आएगा। इससे एग्जैक्ट आंसर मिलता है, डेफिनिट आंसर मिलता है। समझ में आ रहा है? ये डेफिनिट है। अब इनडेफिनिट जिसको नहीं आता होगा वो डेफिनिट कैसे करेगा? ये वाली चीज उसको कैसे आएगी? लिख लो, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? लोअर लिमिट। और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अरे ठीक है, मतलब कहां से शुरू करना है कहां पे खत्म करना है, सिंपल बात खत्म करो। ठीक है, एक और करके दिखाओ।
0 to π/6। ऐसे ब्रैकेट बनाओ, नीचे 0 लिखो, ऊपर π/6 लिखो। क्या होता है 30 डिग्री। π/2 पाई 180 होता है शायद। फिर π/6 30 डिग्री हुआ, मैं बता रहा हूँ ना। 30 होगा। सर cos 30 होगा √3/2 है ना। हो गया? किसी का है बताओ आंसर फटाफट। और cos 0 तो सर 2 माइनस √3/2 2 माइनस √3/2। मेरे को क्या पता। ठीक है चलो, साइन एक्स का क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स, ये आएगा ना। और यहाँ 0 से π/6। आप चाहो तो माइनस बाहर भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। कांस्टेंट इस वाले ब्रैकेट के बाहर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंदर जैसे -1 कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। या नहीं लेना चाहते, कंफ्यूज नहीं होना चाहते, पुट करो, कोई बात नहीं। तो पहले क्या करोगे? माइनस कॉस π/6। और देखो माइनस एक यहाँ पे है, एक फॉर्मूले में आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉस 0 डिग्री। माइनस एक यहाँ था, एक बीच में भी तो माइनस आता है ना, प्लस हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी? -√3/2 प्लस +1 2 माइनस √3/2 2 माइनस √3/2। भूख लग गई? भूख लग गई क्या? अरे समझ में आ रहा है ना? अब आज इसको खत्म करो, ज्यादा समय तक इसको पालो नहीं। अभी हम लोग डेरिवेशन भी तो करेंगे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का। थक तो नहीं गए? काम कर रहा है, इतना फ्लेक्सिबल हो जाना है, फ्लेक्सिबल होता है। हो गया? इसका काम ऐसे करवा है। हे प्रभु, एक और कराऊं या बस? करवा दो सर। बस फिर जनता मांगे तो घर से करके आना फिर। नहीं कर रहे हैं। ये जो चलो अब फिजिक्स में वापस से जाओ। इंटीग्रेशन है समझ में? ठीक है ना? देखो, जिस भी नोटबुक पे नोट किए हो, इसको 12 तक प्रिजर्व करना है, क्लास 12 तक। जब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हो पाते तब तक रखना है इसको, अच्छे से लिखना है इसको। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों जो पढ़ा है, ठीक है? माइंड में तो नहीं रहेगा बेटा। वो तो घर जाते ही निकल जाएगा। तो देखो बच्चों, तीन चीज होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वी, और एक होता है ए। एक्स मतलब पोजीशन, वी वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। पक्का ना? तो यहां से मैं लिख सकता हूं v बराबर dx/dt, फॉर्मूला जो फिजिक्स में लगेगा। v बराबर dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। दूसरा क्या लिख सकता हूं? a बराबर dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। पक्का? बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी होता है ना, तो रेट का मतलब क्या है? स्लोप। स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। और डिफरेंशिएशन क्या निकलता है? स्लोप। डिफरेंशिएशन क्या निकलता है? स्लोप। अब दूसरी बात देखो, तीसरा फॉर्मूला, इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे मान लो तुम्हें
x दिया हो v निकालना हो, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, v दिया हो a निकालना हो, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करोगे। तो नीचे से ऊपर आने पर, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे आने पे क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, और नीचे से ऊपर जाना है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन। मतलब x देके v पूछूं डिफरेंशिएट करोगे, v देके a पूछूं डिफरेंशिएट करोगे, a देके v पूछूं इंटीग्रेट करोगे, v देके x पूछूं इंटीग्रेट करोगे। कैसे करोगे इंटीग्रेट, इधर ध्यान दो। जैसे मैंने v दिया और x पूछा, तो इस वाले फॉर्मूले को देखो, dt इधर मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, तो यहां से क्या, यहां dx बचेगा, यहां v dt हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx बराबर v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। चौथा फॉर्मूला, तो इसमें dt की जगह c आ जाएगा। नहीं, वहां देखो सब चीज आपको x में सिखाया, यहां सब चीज आपको t में चलेगा। हाँ तो वो इक्वलेंसी हो जाएगा। मैं बताएगा, चिंता मत करो। चौथा देखो, अगर dv निकालना है मल्टीप्लाई करो, तो dv बराबर कितना आएगा, a dt। समझ में आ रहा है कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, dv आ जाएगा। फिर प्राण पखेरु हो गए, थक गए। निश्चय। क्या हो गया, ठीक है ना। ये भगवान मुझे को तो दया आ रही है, छोड़ दूं क्या मैं। अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अगली क्लास में जो आएगा उसको इंटीग्रेशन नहीं आएगा, फिर उसको मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, फिर उसको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए वो नया चैप्टर पढ़ेगा ना बच्चा। कल, कल नहीं परसों, परसों है, ट्यूसडे। नहीं, ये वैसे YouTube पे डल जाएगा, ये जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये YouTube पे डल जाएगा, मत पढ़े, हमारा काम है। चलो आगे बढ़े। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम लोग पे दया आ रही है मेरे को। पढ़ा दूं ना, ब्रेक। लेगा क्वेश्चन, कल पढ़ेंगे, चलो ठीक है, ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, ठीक है ना। अब एक करणवीर बचा है, उसको थोड़ा बहुत मदद कर देना तुम लोग। चलो बच्चों, आज के लिए इतना।